क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार, वो एक साल में गिर जाएगी? राहुल गांधी ने इसी साल 24 मई और 13 जून को बैक टू बैक 2 बयान दिए और उसमें उन्होंने कहा कि एक साल में सरकार गिर जाएगी। लोगों को लगा कि शायद राजनीतिक बयान है और राजनीतिक बयान इसी तरीके से अक्सर नेता दे देते हैं कि इनके लिए आने वाला वक्त बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, सरकार गिर जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन बीते 3-4 महीनों में सरकार के लिए झटके पर झटके लगे हैं। सरकार के एक मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। राहुल गांधी की इस बीच में 3-4 प्रोग्राम हुए, कोटा, प्रयागराज, देहरादून और अब पुणे के अंदर। और इस बीच में सबसे बड़ा जो झटका लग रहा है आम आदमी पर, वो झटका लग रहा है आम आदमी को चीनी से। 25 रुपए करीब चीनी महंगी हो गई है करीब 20 दिनों में। अक्सर ये तो हमने देखा, सुना और पढ़ा है कि प्याज पर सरकारें गिर जाती हैं। क्या सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट चीनी को लेकर के आने वाला है? सरकार ने पहली बार 10 साल में चीनी आयात की है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी वो हटाना पड़ा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और इन पर बात करेंगे। और मैंने गुरदीप सप्पल साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए। और एक आज बड़ी चीज़ ये रही कि कल राहुल गांधी का जो पुणे में कार्यक्रम हुआ, उसका तकरीबन हर जगह पर, चाहे वो चैनल्स हों, चाहे वो अखबार हों, बॉयकॉट किया गया। आज अखबारों में कहीं पर उसको जगह नहीं है, 13वें-14वें पेज पर उसको जगह दी गई है। सबसे पहले तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले, चूंकि आप राहुल गांधी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ लेता हूं। कल प्रोग्राम हुआ पुणे में और आज सारे अखबारों में, हिंदी के, अंग्रेजी के सारे अखबारों में राहुल गांधी की खबर जो है वो नदारद थी। आप तो खुद जो है वो राज्यसभा टीवी के सीईओ रहे हैं। समझ में आता है कि अगर सरकारी चैनल बॉयकॉट करे, लेकिन अगर अखबार, टीवी, प्राइवेट, वो भी अगर इस तरीके से आ जाए तो फिर क्या कहेंगे? और सरकार एक तरीके से क्या बैकफुट पर है? ये आदेश कहां से आया होगा? धर्मेंद्र जी, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 12 या उससे भी ज्यादा साल से हम देख रहे हैं, करीब 15 साल से, कि अब अखबार और टीवी चैनल वो खबर नहीं दिखाते, वो निर्देश दिखाते हैं। और निर्देश जो सरकार का निर्देश आता है, मोदी सरकार का, और सिर्फ दिखाते नहीं है बल्कि जो होता है उसके उल्टा दिखाते आए हैं। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए किस तरह से हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्च किए, किस तरह से उनके कामों को नहीं दिखाना, उनकी बात को तोड़ मरोड़ के दिखाना। लेकिन अब वक्त बदल गया। पिछले कुछ महीनों से ये हम जानते थे कि ये होने वाला है। अब जो अगली जनरेशन है वो नहीं देख रही टीवी, वो नहीं देखती है अखबार। उसने मान लिया है कि ये टीवी और अखबार उसके काम के नहीं है, उसको सच नहीं दिखाते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार के पास आज की तारीख में अब ये आखिरी में जो लकीर पीटना कहते हैं ना, ये लोग वो कर रहे हैं। और आप यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में जितने विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं वो इस ट्रेंड को नोट कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में उन्होंने विज्ञापन नहीं देने हैं अब टीवी और अखबार को जैसे वो देते थे। वो पूरा का पूरा विज्ञापन अब सोशल मीडिया पे शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि विज्ञापन दाताओं को इससे मतलब नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। वो ये देखते हैं कि युवा जनरेशन जो, जिसके पास की ट्रेंड को सेट करने की ताकत होती है, मार्केट में क्या चीज बिकेगी वो ट्रेंड सेट युवा वर्ग करता है, वो युवा वर्ग अब उनको छोड़ चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओवर प्रोपेगेंडा करके अपना नुकसान तो किया है, पूरे मीडिया जगत का भी नुकसान किया है। और मीडिया जगत अभी भी चेता नहीं है। अभी वो सोचते हैं कि वैसे ही तरीके से काम चल जाएगा। आज भले ही राहुल गांधी जी का कल का प्रोग्राम किसी ने ना दिखाया हो, भले ही अखबारों ने ना छापा हो, आज आप सर्वे कर लीजिए पूरे देश में युवाओं का, शायद ही कोई ऐसा युवा होगा जो स्कूल कॉलेज से जुड़ा है और उसको कल के प्रोग्राम का मालूम नहीं हो। सबको मालूम है। तो युवाओं ने इनको रिडंडेंट कर दिया है। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, चीनी जो है वो 25 रुपए, ये एक महीने पहले 21 जुलाई को चीनी करीब 51 रुपए थी और आज 70 रुपए चीनी हो गई है। और ये भी हम बात करें जो खुली चीनी मिल रही है, जो मार्केट में जो मिलती है, जो पैकेट वाली चीनी, वो तो 80 रुपए के ऊपर जा चुकी है। तो क्या प्याज के नाम पर तो सरकारें गिरती हुई और सरकारों को प्याज ने रुलाते हुए हमने देखा है, आपने भी देखा है।
क्या पहली बार चीनी वो झटका देगी? देखिए, जैसे जैसे एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे चीनी कड़वी होगी। जब आप गन्ने को डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल के लिए, तो दो संकट इस देश में आने ही हैं। चीनी का संकट भी आएगा और पानी का संकट भी आएगा। अभी तो केवल किचन में ये कड़वाहट आई है ना। कुछ समय में देखिए, अगर ये यही इनकी नीतियां जारी रही, इथेनॉल के प्रोडक्शन की नीतियां जारी रही, तो जो किचन के अंदर आने वाला पानी है, जो महिलाएं पानी इस्तेमाल करती हैं घरेलू काम के लिए, उस पे संकट जो दिखेगा, ये इस सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोडक्शन गिरा है, प्रोडक्शन दुनिया में कम हुआ, ये होता है, कई बार होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन भारत में हमेशा सरप्लस स्टॉक रहता था, भारत में हमेशा ये रहता था। बल्कि हमारे देश की समस्या तो पिछले कई समय से, पिछले करीब 15-17 सालों से ये थी कि हमारे पास सरप्लस स्टॉक है। सरकार तरीके ढूंढती थी कि स्टॉक को कम कैसे करें, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी। और वहां से आप यहां पे आ गए कि आपको चीनी के अंदर इतनी जबरदस्त वृद्धि देखनी पड़ रही है। तो ये मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां किसी भी तरह से किसान के लिए, आम व्यक्ति के लिए नहीं है। उनकी हर नीति केवल और केवल कॉर्पोरेट की होती है। और यहां पे भी कॉर्पोरेट का एंगल है। आप इथेनॉल जैसे जैसे प्रोड्यूस करेंगे, चीनी और कड़वी होगी और गाड़ियां भी खराब होंगी और पानी की किल्लत भी आएगी। ये तिहरी मार जनता के ऊपर आनी ही आनी है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पे पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 10 लाख चीनी जो है वो इंपोर्ट होगी। हमने भी कई खबरें की थी कि ये गन्ना बेल्ट जो है यूपी, पश्चिमी यूपी की, इसमें बाकायदा जो ट्रैक्टर थे उसकी लाइनें लगी रहती थी, 3-3 दिन 4-4 दिन ट्रैक्टर नहीं जाते थे अंदर, फिर वो भुगतान नहीं होता था, पैसा नहीं मिलता था। यानी बहुत, आप सही कह रहे हैं, सरप्लस रहता था, तभी तो वो आगे जो चीनी मिलें हैं वो गन्ना खरीदती नहीं थी। लेकिन अब चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है और सरकार कह रही कि एथेनॉल से इसका कोई संबंध नहीं है, ये तो अल नीनो जो मौसम में जो बदलाव हुआ था उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। धर्मेंद्र जी, हम कोई पुराने जमाने में नहीं है। आज सुपर कंप्यूटर का जमाना है, एआई का जमाना है। पूरी दुनिया का मौसम का डाटा, खेती का डाटा, इसका प्रिडिक्शन पूरी दुनिया में करना बहुत संभव हो चुका है, आसान हो चुका है। सवाल यह है कि भारत जो इस टेक्नोलॉजी के एरिया में आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से दुनिया का अग्रणी देश है। पूरा एक एक वर्ग आप इंच कह लीजिए, वो सैटेलाइट से कवर्ड है आज की तारीख में। मौसम का विभाग की प्रेडिक्शन लगभग लगभग ठीक होती है। ऐसे में क्या ये सरकार सोई हुई थी? क्या इसको मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में गन्ने का संकट आएगा? क्या इसको मालूम नहीं था कि ये जो संकट एल नीनो की वजह से आने वाला है, इसका पहले से इलाज किया जाता? प्लानिंग क्या होती है, गवर्नेंस क्या होती है? सरकार और आम किसान में फर्क है कुछ? आम किसान ये कह सकता है कि जी मौसम खराब हो गया, मेरे को दिक्कत आई। भारत की सरकार के पास ये लग्जरी नहीं है। भारत की सरकार के पास पूरा डाटा था। उस डाटा के दम पे एडवांस प्लानिंग करनी थी। उस डाटा के दम पे तय करना था कि किस तरह से ये संकट से बचा जाए और लोगों को इस महंगाई से बचाया जाए। गवर्नमेंट के पास ये डेटा पहले से था कि एल नीनो आने वाला है, तो आप एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट मत कीजिए। ये डेटा पहले से था। तो ये जो सरकार है, इसकी प्रायोरिटीज में आम व्यक्ति है ही नहीं। अब अगर आप इंपोर्ट भी करोगे, आयात भी करोगे, तो क्या सस्ती चीनी दोगे? आयात तो जब अचानक से भारत की डिमांड उठी है पूरी दुनिया में, तो भारत की 150 करोड़ जनसंख्या है धर्मेंद्र भाई, और अचानक से भारत अगर कुछ दुनिया से इंपोर्ट करता है तो पूरी दुनिया में उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में अचानक से पिछले दिनों में चीनी की कीमत बढ़ने लगी, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में उसको खरीदने वाला है। इससे बचने के लिए एडवांस प्लानिंग करनी थी, वो इन्होंने नहीं की। वो एडवांस प्लानिंग ना खेती के लेवल पे की है, ना प्रिडिक्शन के लेवल पे की है, ना स्टॉक मैनेजमेंट के लेवल पे की है, ना एथेनॉल की तरफ डाइवर्जन के लेवल पे की है। केवल अब आम व्यक्ति के ऊपर वो बोझ को पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन ये कई बार, जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत सारे मुद्दे उठाती थी कि भैया अडानी का कोई मसला है, शेयर मार्केट का कोई मसला है, या अडानी के को लेकर के जो यूएस में जो केस रद्द हुए वो वाला मसला है। तो लोग ये कहते थे कि ये पब्लिक का मुद्दा नहीं, पब्लिक समझेगी नहीं, पब्लिक को शेयर मार्केट से, अडानी से क्या जो है वो समझ में आता है। चीनी तो सुबह से इस्तेमाल होती है लोगों के घरों में, चाय बनती है तो चीनी चाहिए, और कुछ बनेगी, खीर बनेगी, अभी शादियां आ रही हैं, त्यौहार हैं, सब में चीनी। और चीनी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है 100 के भी पार चीनी चली जाएगी।
तो ये तो हाहाकार एक तरीके से होगा। और सरकार को आपको लग रहा है कि उतनी तैयारी या उस तरीके से सरकार की जो चिंता होनी चाहिए, 20 दिन में मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा कि 20 दिन में 25 रुपए 20 रुपए जो है चीनी बढ़ जाए। धर्मेंद्र, तैयारी का सवाल नहीं है, नियत का सवाल है। इस सरकार की नियत में प्रॉब्लम है। आपने कहा लोग अडानी की बात नहीं समझते, उस वक्त नहीं समझ रहे थे। उस वक्त तो ये प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा था, देखिए विश्व का सबसे अमीर आदमी भारतीय बन गया। 15 एक समय में 16 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ उनकी वैल्यू पहुंच गई थी। हमारा कुल बजट 55 लाख करोड़ का है भारत का, उसका 40% अकेले अडानी के पास आ गया था। ठीक है, लोगों को लगता था, ये कहते थे अरे अडानी कितना आगे बढ़ रहा, गर्व की बात है। लेकिन क्यों बढ़ रहा था आगे? अब आप चीनी की बात कर रहे हैं, आप कोई सेक्टर ले लीजिए। पहले क्या होता था धर्मेंद्र भाई कि अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो खेती कोई करता था, उसका जो स्टोरेज है खेती के प्रोड्यूस का वो कोई दूसरा व्यक्ति करता था, उसका ट्रांसपोर्टेशन तीसरा व्यक्ति करता था, उसकी आड़त चौथा व्यक्ति करता था, उसकी मार्केटिंग पांचवा व्यक्ति करता था, उसकी रिटेलिंग छठा व्यक्ति करता था, और हर व्यक्ति उस चेन में कमाता था। इन्होंने क्या किया? सेब उगाएगा अडानी तो प्रॉफिट किस पे गया? अडानी पे। सेब का स्टोरेज कौन करेगा? अडानी, प्रॉफिट अडानी पे गया। सेब का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? अडानी, प्रॉफिट अडानी पे गया। सड़कें किसकी? अडानी की, तो प्रॉफिट अडानी पे जा रहा है। पोर्ट अडानी का, प्रॉफिट अडानी के पास जा रहा है। मंडी में जो है अडानी को कब्जा दे रहे हैं, वो अडानी पे जा रहा है। एफसीआई के गोदाम अडानी को दे दिए, वो प्रॉफिट अडानी के पास जा रहा है। रिटेलर का काम भी नहीं, डायरेक्ट डिलीवरी होलसेलर के रूप में अडानी करने लग गया है। तो जो प्रॉफिट कई सारे चरण में अलग अलग लोगों को, आड़तियों को, ट्रांसपोर्टर्स को, खेत किसानों को, रिटेलर्स को, मंडी के लोगों को बढ़ता था, वो सब प्रॉफिट अडानी की तरफ जा रहा है। लोग गरीब हो रहे हैं, अडानी अमीर हो रहा है। अब इस पे अगर वो चाहते हैं मोदी सरकार वाले कि देश के लोग गर्व करें कि मेरे पैसे से अडानी अमीर हो रहा है, और ये सब लोग अब धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहे हैं। अब आप मार्केट में जाइए, किसी से पूछिए, लोगों के पास काम नहीं है। काम होगा कहां से जब सारा का सारा काम का चेन ही आपने कॉर्पोरेट को दे दी है? कहीं पे अडानी है, कहीं पे आईटीसी है, कहीं पे अंबानी है, कहीं पे कोई है, 5-7 लोगों को दे दिया आपने पूरा काम। तो वो लोगों को अब समझ में वो भी आने लगा है। अब लोग बोलने लगे हैं, अब दुकानदार बोल रहा है कि भाई आपने, अब ज्वेलरी का काम है, सारा ज्वेलरी का कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। अब वो बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा की हो, दूसरी हो, वो कर रहे हैं। छोटा ज्वेलर मर गया। जो ज्वेलर जो है, उस दिन राहुल जी बोल रहे थे रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में कि ये रीढ़ होता था आरएसएस की, इन्होंने उसको मार दिया। जो मंडी का आड़ती रीढ़ होता था उसको मार दिया। जो छोटा दुकानदार रीढ़ होता था उसको मार दिया। सबके काम कॉर्पोरेट को दे दिए। तो ये जो इन लोगों ने किया है वो समझने में वक्त लगा। राहुल गांधी जानते थे कि देर सवेर लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि जब तक थ्योरी में बात हो रही थी तो लोगों को लगता था कि बहुत महान कोई इकोनॉमिक नीति कर रहे हैं। लेकिन उस थ्योरी का जब असर निजी जिंदगी पे आना शुरू हुआ है, अब लोग कह रहे हैं नौकरी कहां है, अब लोग कह रहे हैं मुनाफा कहां है, लोग कह रहे हैं बिजनेस कहां है, लोग कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ क्यों नहीं रही है। मजदूर की सैलरी 2014 से स्टेगनेंट है। लोगों की, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे नॉन प्रोफेशनल हो, सैलरीज रुकी हुई है। हमारे टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में 4 से 14 के बीच में सैलरीज 3 गुना, 4 गुना, कहीं कहीं 5 गुना हुई थी। अब वो सब अडानी की जेब में जा रहा है या ऐसे ही किसी कॉर्पोरेट की जेब में जा रहा है। तो ये बात राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, अब लोग उसको भुगत रहे हैं। तो ये सिर्फ चीनी की बात नहीं है, ये इनकी नीतियों की बात है, इनकी नीयत की बात है। और इनका जो एक घड़ा था वो एक एक बूंद 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 करके भर रहा था, अब छलकने लगा है। इसलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं अब इनका वक्त है जाने का। अब ये नीतियां ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतियां ठीक करने के लिए ये जो रिसोर्सेज इन्होंने दूसरों की जेब में डाल दिया, अपने मित्रों की जेब में, वो निकाल के जनता के साथ बांटने पड़ेंगे। वो ये मोदी सरकार कर ही नहीं सकती। क्या वो वापस लेके बांट सकती है? क्या वो कह सकती है कि भाई आपने सबका काम खत्म हो गया, अब आड़ती का, रिटेलर का, ट्रांसपोर्टर का, किसान का सबका मुनाफा हम वापस करेंगे? ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस रास्ते पे चलती है वहां से यू टर्न होता नहीं है। वो पुराना डायलॉग फिल्मों में होता था ना कि यहाँ आ तो सकते हैं पर यहां से जा नहीं सकते। तो मोदी सरकार की भी स्थिति है, वो ट्रैप में आ गए हैं कॉर्पोरेट के, यहां से वापस जा नहीं सकते। अब आप जो है वो खुद इंदिरा भवन में मौजूद थे, मैं वो वीडियो भी देख रहा था थोड़ी देर पहले, जब राहुल गांधी ने कहा 13 जून और 24 मई को जो है वो पहली बार कि
मोदी सरकार एक साल में गिर जाएगी। और अब जो है इस दौरान 14 मई से, वो माफ कीजिए 24 मई से लेकर के, और आज जब हम बात कर रहे हैं 22 अगस्त, तो काफी कुछ जो है वो चीजें बदल गई है सरकार के लिए। इस्तीफा हो गया है, उधर जो है वो अब जैन अल्फा सड़कों पर है, वो स्कूल कॉलेज की बात अब आ गई है, स्कूलों में पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, और कीचड़ में जो है किस तरीके से 15 अगस्त का झंडा फहराया जा रहा है। उधर राजस्थान की सरकार को फरमान जारी करना पड़ रहा है कि भैया स्कूल में मत घुसना, वरना पोस्को के तहत मुकदमा दर्ज कर लेंगे। तो सरकार क्या वाकई सही में जा रही है, ये विदाई सही में हो रही है अब? और अब तो चीनी ऊपर ज्यादा चिढ़ाने काम करेगी। देखिए, राहुल गांधी जी जब बात करते हैं ना, उन्होंने जीवन में कभी हल्की बात नहीं की है। मैं कम से कम 2007 से उनको जानता हूं, सुनता हूं, आज तक उन्होंने कोई आधारहीन वक्तव्य नहीं दिया है। आज तक जो बोला है वो इस देश के अंदर हुआ है। वो क्यों बोल रहे हैं, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये जो मैंने बताया कि जो इनकी आर्थिक नीतियों का असर, वो धीरे धीरे ये मालूम था राहुल गांधी जी को कि अब वो जनता पे दिखने लगा है और एक दिन अचानक से गुस्सा फूटेगा। वो गुस्सा फूटा। वो जो नीतियां हैं गवर्नेंस की, जिसमें हर कुछ आरएसएस के लोगों को दिया जा रहा है, हर ठेकेदारी गुजरातियों को और आरएसएस के लोगों को दी जाती है, पूरा सिस्टम इन्होंने संस्थाएं खत्म करके ठेकेदारी व्यवस्था पे डाल दी, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो ओएसएम करने वाली कंपनी हो, हर चीज अब ठेके के ऊपर है। वो ठेकेदारी व्यवस्था भी क्वालिटी के ऊपर नहीं है। जो कंपनियां ब्लैकलिस्ट होती हैं उन्हीं कंपनियों को टेंडर मिलता है। जो कंपनियां पेपर लीक में ब्लैकलिस्ट हुई उन्हीं को पेपर का काम मिला। जो कंपनियां जिनका सड़क टूटने पे ब्लैकलिस्ट हुई उन्हीं को अगला ठेका मिलता है, क्योंकि वो इनके अपने लोग हैं, आरएसएस से जुड़े लोग हैं। तो जब आप क्वालिटी पे ध्यान ना देके पूरे देश का सारा काम अपने मित्रों को और आरएसएस के लोगों को दोगे और ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद उन्हीं को टेंडर मिलेंगे और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 10 दिन 15 दिन में टूटने लगेगा। एक एक सड़क हजारों करोड़ की बन रही है कर्जे लेकर, 30 साल तक देश कर्जा देगा, लेकिन सड़क 10 दिन में टूट जा रही है। एक एक एयरपोर्ट कर्जा लेके बनाया जा रहा है, 30-30 साल कर्जा लोग देंगे, एयरपोर्ट अडानी को दे रहे हैं और वो भी टूट जा रहा है, छत हो जा रही है। एक एक पुल जो बन रहे हैं, एक ही कहानी है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने लगा। 70-70 80-80 100 साल नहीं टूटता था। ये साइकिल राहुल गांधी जी को दिख रहा था, ये पूरा हो रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, उनको ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की छाती की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे, उनकी हिम्मत नहीं है अमेरिका के सामने खड़े होने की। ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के आगे उन्होंने सरेंडर किया, ट्रंप घोषणा कर रहा था। ट्रंप जंजीरों में लोग बांध के भेजता है, आप विरोध नहीं कर पाते हैं। ट्रंप अपना टैरिफ जीरो लगाता है, मतलब जीरो टैरिफ देने की बात करता है और भारत पे सब चीज पे टैरिफ लगाता है। एक तरफा शर्तें होती हैं। ईरान युद्ध के अंदर आप ईरान जैसे मित्र को छोड़कर न्यूट्रल रहने की बजाय, मध्यस्थता की भूमिका बजाने की बजाय आप अमेरिका की तरफ, इजराइल की तरफ खड़े नजर आते हैं, मुंह की खाते हैं। 150 करोड़ देश के प्रधानमंत्री हैं, 150 करोड़ की जनता के देश के प्रधानमंत्री हैं। इनको डर क्या है? क्या इनको ये कहने में संसद के अंदर अमेरिका को कहना कि भाई आपने जंजीरों में बांध के हमारे लोग वापस भेजे, ये गलत है, ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है मोदी की? क्योंकि अमेरिका के पास की नब्ज दबी है। वो नब्ज क्या है वो आने वाले समय में देश देखेगा। तो आप राष्ट्रीय हित को नहीं बचा पा रहे हैं, आप चाइना के सामने नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्पेस दे दी, आप अमेरिका के आगे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री जो स्टेबल सरकार का प्रधानमंत्री है, जो भारत आर्थिक शक्ति है, परमाणु शक्ति है, स्पेस शक्ति है, उसके आप प्रधानमंत्री हैं, आपके अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब यह है कि आपकी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दुनिया आपको अब या तो सीरियसली नहीं ले रही है या आपको दबा रही है। यह स्पष्ट है और आने वाले दिनों में ये दुनिया देखेगी। इसलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं आर्थिक नीतियों में इनका अब कुछ नहीं होने वाला। देश के संसाधन दे दिए दूसरों को, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, कोई देश के अंदर स्टार्टअप्स नहीं हो रहे हैं, कोई जॉब्स नहीं है, कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। स्कूली एजुकेशन इतनी महंगी हो गई कि पहली बार एडमिशन लेने वालों की संख्या में 80% की ग्रोथ में वृद्धि आई है। 80% की। हर साल 13 लाख के करीब
नए स्टूडेंट आते थे ग्रेजुएशन में, इस साल 3,70,000 आए हैं, लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। तो ये सब फूटेगा ना। अब ये 3 साल नहीं खींच सकता, ये नहीं खींचेगा 3 साल। तो इसलिए राहुल गांधी ये कहते हैं, और ये ठीक कहते हैं। जब आपके इस पे भी हम लोग बात कर रहे थे 4 महीना पहले, 3 महीना पहले भी, तो तब भी ये बात हो रही थी कि देखिए अब तो वन पार्टी रूल आ रहा है, तृणमूल को खत्म कर दिया, आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया, एनसीपी के एमएलए एमपी छीन लिए, सरकारें गिरा दी। अब तो केवल बीजेपी का राज आएगा। अब सिंगल पार्टी रूल की तरफ बढ़ रही है। ये जो चैनल जिन्होंने कल राहुल जी की स्पीच नहीं दिखाई है, उन्होंने सब इस पे डिबेट की, सब छापा, अखबारों फ्रंट पेज पे छापा। ये 2 या 3 महीने पहले की बात है, 3 महीना। आज 3 महीने में क्या हो गया? संसद के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब जो चीजें पहले सालों में हो रही थी अब वो महीनों में और दिनों में हो रही हैं। इसमें बहुत सिंपल सा है। जब पाप का घड़ा, मैं फिर से बोलता हूं, पाप का घड़ा जब बूंद बूंद भरता है ना, तो बूंद कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन जब आखिरी बूंद पड़ती है तो छलकना शुरू हो जाता है। तो छलकने का वक्त आ गया है इनके पाप के घड़े का, वो छलक गया है, अब वो नहीं रुकने वाला। मुझे एक सवाल और पूछना है आपसे। हालांकि आप रचनात्मक कांग्रेस का जो मंच था जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि ये सोएंगे नहीं, इनको रातों की नींद नहीं आएगी और ये खुद आकर के इस्तीफा देंगे, आप वहां पर भी मंच पर थे। और अभी सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई, तकरीबन 4 घंटे की वो बैठक चली और उसमें जो कहा गया कि 800 जगह पर ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा और कई सारी बातें जो निकल करके आई। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि जो जिन राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है या फिर यूपी में है, जो बड़ा चुनाव है, वहां वो एक्टिविटी चुनाव को लेकर के कब से जो है वो आप देखेंगे या फिर वहां पर तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि अगर वो चुनाव अगर वहां पर जीत में तब्दील नहीं हुए तो फिर ये हवा बनी है और हवा फिर निकल भी जाएगी। देखिए 2-3 चीजें समझिए। पहले तो मैं आज उत्तराखंड में ही हूँ, तैयारियों के सिलसिले में ही हूँ, तो तैयारियां तो हमारी शुरू है। मैं देहरादून से ही बात कर रहा हूँ आपसे, आज दिल्ली में नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात, आप ये देखिए 2024 का चुनाव और उसके बाद के चुनाव में जनता इनको बाहर फेंकना चाह रही थी। 400 पार की ये प्रोपेगेंडा करते थे, 240 पे अटके। अगर थोड़ा सा विपक्ष को विश्वास होता, बाकी दलों को राहुल गांधी की बात पे विश्वास होता कि ये हिल चुके हैं, आप मेहनत करके हटाओ, तो ये 20 सीट और अगर हमारी आ गई होती, ये बाहर होते, मोदी पीएम नहीं होते। आज 20 सीट का ही अंतर था कुल मिला के। लेकिन उसके बाद के जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ और हुए, इन्होंने अपनी नीति बदली और वोट चोरी पे चले गए। देखिए जनता को जब ये लगता है कि हम चुनाव में किसी को हरा रहे हैं और वो वोट चोरी करके जीत रहा है, तो गुस्सा लावा बन के फूटता है। ये जो अभी छात्रों का और युवाओं का आंदोलन हुआ है, वो भी ये लावा था। अगर जनता को ये होता कि वोट की ताकत से परिवर्तन आ रहा है, तो जनता जो है वो इस तरह से नहीं फूटती जिस तरह से कि नरेंद्र मोदी को जिस तरह की गालियां सुननी पड़ी। वो गालियां अंदर का गुस्सा फूट रहा था। वो गालियां ऐसे नहीं दी गई कि मजे के लिए दी गई थी, गुस्सा फूट रहा था, क्योंकि लोगों को ये दिख रहा है कि एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे आप लोकतंत्र में जनादेश को छीन रहे हैं। अब बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 2 महीने में दिखता है। परसों जब राहुल गांधी बैठे थे संसद के थाने के अंदर, वहां पे आरएएफ लगी थी, पुलिस लगी थी, मैं वहां था। हमने 1 महीना पहले, ये 20 तारीख की बात है, 20 तारीख के 1 महीना पहले, ये 21 तारीख की बात है, 21 अगस्त की, 20 जुलाई को हमने पुलिस वालों का लाठीचार्ज, उनका जुल्म बच्चों पे देखा दिल्ली के अंदर, किस तरह से उन्होंने मारा। और अब 1 महीने के अंदर वहां पे जो पुलिस फोर्स लगी थी वो संवेदना लिए थी, उनकी सहानुभूति थी सबके साथ। वो ऑफिशियली कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो इस तरह से इशारा दे रहे थे कि भाई यार कहे तो ठीक रहे हैं राहुल गांधी, एफआईआर क्यों नहीं होगी। इस देश के अंदर अब जो उम्मीद जगी है राहुल गांधी के स्ट्रगल की वजह से, जो लगातार वो संघर्ष करते आए हैं, इस देश की ब्यूरोक्रेसी, इस देश की पुलिस फोर्स, इस देश के ऑफिसर्स, अब हर कोई तो नहीं बिका हुआ ना आरएसएस के हाथों, हर कोई तो मोदी की कठपुतली नहीं है। बहुत सारे लोग मजबूरी में चुप थे, वो बोलना शुरू हुए। अब इनके लिए बहुत आसान नहीं है कंट्रोल करना। और जो राहुल जी कहते हैं कि मुझे अंदर से खबर आती है, वो आती है अब, क्योंकि बहुत सारे लोग देशभक्त होते हैं लेकिन मजबूरी के मारे होते हैं। वो अफसर होते हैं, वो पत्रकार होते हैं, वो पुलिस वाले होते हैं। अब उनका रुख बदलते हुए देश में दिख रहा है। आप कहीं जाइए, आप खुद इसको महसूस करेंगे आज की तारीख में कि
आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं और जो गोदी मीडिया वाले पत्रकारिता करते हैं, पब्लिक का रुख आपके प्रति डिफरेंट हो गया है। पुलिस वालों का, प्रशासन का रुख आपके प्रति डिफरेंट हो गया है। इज्जत बढ़ गई है आप लोगों की, और उनके पीछे लोग भाग रहे हैं। यहां तक कि मारपीट के भी 1-2 इंस्टेंसेस होने की कोशिश हुई, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो गुस्सा। तो ये जो माहौल देश के अंदर है ना, ये देश मोदी का नहीं है, आप ये यकीन मानिए। और 150 करोड़ जनता जब जागती है ना, तो कोई वोट चोरी काम नहीं करता है, कोई आपकी तिगड़म काम नहीं करती है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए, आने वाले चुनाव हम जीतेंगे। हमको जो मेहनत करनी है वो हम करेंगे, और हम उत्तराखंड के अंदर, पंजाब के अंदर, गोवा, यूपी के अंदर अपना विजन भी रखेंगे। हम बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार कैसे अलग होगी। हम केवल आलोचना नहीं कर रहे हैं बीजेपी की, हम आलोचना के साथ साथ सॉल्यूशन देने की बात भी कर रहे हैं। लोगों ने देख लिया कि इस देश की, दुनिया की इनफैक्ट सबसे ईमानदार सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उनको भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में बदनाम कर दिया। अब सारे आरोप तो इन्हीं के टाइम पे खारिज हो गए। इनका भ्रष्टाचार अब लोग देख रहे हैं। कोई एक संघ का प्रचारक आज आपको गरीब दिख जाए, जो चना चबेना खा के काम करते थे ना, कहते थे चना चबेना खा के काम करते हैं और बिल्कुल जमीन पे दरी बिछा के सोते हैं, आज एक दिखा दीजिए मुझे पूरे देश में। और लोग भी देख रहे हैं। तो ये परिवर्तन अब आ गया है। लेकिन अब इस परिवर्तन के साथ साथ जो युवा जागा है, राहुल गांधी उस युवा को भी दिशा देने की बात कर रहे हैं। और युवाओं के साथ साथ जो जो लड़कियों में परिवर्तन आया है, जो बात कांग्रेस पार्टी ने 100 साल के करीब पहले शुरू की थी, 1925 से शुरू हुई थी। सरोजिनी नायडू को जब अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी का, पूरी दुनिया में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनती थी तब तक, कांग्रेस ने बनाया 1925 में। 100 साल हो गए। वहां से संविधान से होते हुए जो पावर दी गई, जो एजुकेशन दी गई, जो अपॉर्चुनिटी लड़कियों को दी गई, लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं हर फील्ड में। तो अब राहुल गांधी केवल गवर्नेंस के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो समाज को बदलने की बात भी कर रहे हैं। क्योंकि ये वक्त आ गया कि भारत को, समाज को भी लीड करना है, उस परिवर्तन को भी लीड करना है। अब आप यहाँ पर 2-3 बातें कह रहे हैं कि अब ये 3 साल लंबा नहीं खींचेगा, अब ये चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी बदलती हुई नज़र आ रही हैं। कांग्रेस को लेकर के बहुत पहले, यानी करीब 1-2 साल पहले, 2024 के चुनाव से पहले, ये कहा जाता था कि कांग्रेस एक तरीके से एनजीओ बन गई है, कि सिर्फ अपनी बात कह देना और वो सारी बातें। अब फिलहाल का जो मूवमेंट है वो इसमें ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस फाइटिंग करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर गोवा में या फिर गुजरात में या फिर अगर यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में अगर यहाँ पर जीत हासिल हुई तो फिर वाकई बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। सर आप कुछ जोड़ रहे थे? हाँ, नहीं, मैं क्या, एनजीओ वाली बात भी लार्जली वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जैसे राहुल गांधी को बदनाम किया गया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को भी बदनाम किया गया। जबकि सच क्या है कि आज भी कांग्रेस की देश में 4 सरकारें हैं राज्यों में। सच क्या है कि आज भी झारखंड में कोalition गवर्नमेंट है। जम्मू कश्मीर की सरकार हमारे समर्थन से चल रही है। तो 6 जगह तो आज भी हमें इस हालत में भी। सच क्या है कि अगर ये प्रोपेगेंडा पे जनता विश्वास नहीं कर रही होती तो 24 में हमने हरा दिया होता नरेंद्र मोदी को। लेकिन क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोपेगेंडा की अकूत ताकत मिल गई थी मोदी सरकार को, और जिस पैसे की वजह से मिल गई थी, उसकी वजह से भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो सही सोचने वाले राजनीतिक दल हैं, जो लिबरल सोच वाले राजनीतिक दल हैं, जो समानता की बात करते हैं, जो विभाजन की बात नहीं करते हैं, पूरी दुनिया में उनको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस पीरियड में पूरी दुनिया के अंदर फार राइट के लोग जो नफरत की आग लगाकर सत्ता हासिल करते हैं, वो छाए। अब वो दौर खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी को सिर्फ भारत के लोग नहीं, अभी पिछले साल हमने हैदराबाद में एक भारत समिट किया था, उसमें 100 देशों के लोग थे, पॉलिटिकल पार्टीज के, जिसमें 31 रूलिंग पार्टीज थी। वो सबके सब राहुल गांधी जी से ये कह रहे थे, भाई आप लीड कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपने आरएसएस को, प्रोपेगेंडा को, झूठे को, नफरत को, जिस तरह से आपने फाइट किया है, उसका दुनिया भर में एग्जाम्पल नहीं है। दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज राहुल गांधी से सीखना चाह रही हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को अलग अलग देशों में लोग बुला रहे हैं, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज बुला रही हैं। जो देख रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी के दम पे नफरत फैलाने वाले लोग आए थे, उनसे भारत में राहुल गांधी इतने बड़े देश के अंदर
कैसे सरवाइव किए, कैसे लड़ रहे हैं। आप देखिए किन हालत में सरवाइव किए वो। उनका सदस्यता खत्म कर दी, उनका घर छीन लिया, 53 घंटे इंटरोगेशन हुआ, झूठे आरोप लगे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का एन लोकसभा चुनाव के पहले सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, कोई पैसा नहीं छोड़ा, केसेस पे केसेस ला रखे हैं। हमारे जितने नेता थे अच्छे, जो अलग अलग जो डर गए उनको तो चुरा के ले गए, हमारी सरकारों को तोड़ा। इस सब के बावजूद राहुल गांधी टिके रहे, और टिके रह के धीरे धीरे अपने उसूलों से समझौता ना करते हुए, एक बार भी उन्होंने समझौता नहीं किया उसूल से। वो भी नफरत की भाषा बोल सकते थे वोट के लिए, नहीं बोले, और वो वापसी के रास्ता दिखा रहे हैं। ये दुनिया देख रही है, ये केवल भारत के लिए इतिहास क्रिएट नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, और दुनिया उनसे सीखना चाह रही है। आज पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी लिबरल पार्टीज हैं दुनिया की, प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं, वो राहुल गांधी से आज सीख रहे हैं बात, और ये एक्चुअल में कर रहे हैं। ये केवल कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये प्रक्रिया चल रही है आज। तो इसलिए ये जो पूरा हुआ है राहुल गांधी जी का, आप ये मानिए कि ये अब रुकने वाला नहीं है। ये एक दिन का कारवां नहीं बनाया उन्होंने जब रेगिस्तान में अकेले चल रहे थे ना, रेगिस्तान में हवाओं का, थपेड़ों का मुकाबला कर रहे थे, तब ये कारवां जुटा है। ये कारवां कोई सहूलियत में नहीं जुटा है। और अब तो जब जनता जाग रही है तो ये कारवां कहां रुकेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और बोलूंगा जो कल के उसमें थी, एक बहुत बड़ी कल का ये डेवलपमेंट दुनिया के पैमाने पे हुआ है। कल उन्होंने लड़कियों के बारे में ये नहीं बोला कि हमको लड़कियों को बराबरी देनी है। कल उन्होंने ये नहीं बोला कि विमेन एम्पावरमेंट करना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि महिलाओं को प्रोटेक्शन देना है। उन्होंने कहा कि स्मैश द पेट्रियार्की, यानी पितृसत्तात्मक जो सिस्टम है, जो पुरुषवादी सिस्टम है, आप उसको तोड़ फेंकिए। दुनिया में कोई राजनेता ये बात नहीं बोलता। ये पहली बार राहुल गांधी की हिम्मत हुई कि उन्होंने लड़कियों को ये नहीं माना कि उनको सुरक्षा देने की जरूरत है, कि उनको अधिकार देने की जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं, आप इस लायक हैं, अब आप खुद की पहचान बनाइए, खुद की उसमें जिए, पैट्रियार्की को आप खत्म कीजिए। ये बात कहने का जो मतलब है वो सीधा सीधा क्या होता है, जब आप ये कहते हैं कि इनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिलाओं की तरक्की होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है आप बात कर रहे हो कि कोई सरकारी स्कीम आनी चाहिए जिसमें महिलाओं को सुविधा मिले, कोई सरकारी सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर महिलाओं की तरक्की हो, पुलिस का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिले, स्कीम्स होनी चाहिए और गवर्नमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। उसका मतलब ये होता है। पर जब आप ये कहते हो कि पैट्रियार्की खत्म होनी चाहिए, तो इसका मतलब होता है आप सरकारी स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं समाज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना पड़ेगा। ये लड़कियां जो पढ़ लिख कर हर कदम पे लड़कों से आगे हैं आज लाइफ में, हर 12वीं के एग्जाम में लड़कियां आगे होती हैं, हर 10वीं के एग्जाम में लड़कियां आगे होती हैं, कोई आप कंपटीशन देख लीजिए वो आगे होती हैं, सिंसियरिटी उनमें ज्यादा है, समझ उनकी डेवलप हुई है। अब उनका समाज को बदलने का वक्त आ गया है, और समाज उनके लिए दूसरा नहीं बदलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं ये आपका हक है, अब आप इसको बदल डालो। ये बात कहना किसी राजनेता के लिए ये बेहद हिम्मत की बात है, और ये वो बात है जो आने वाले समय में इस पे इतिहास लिखा जाएगा। ये देश का कल इतिहास बदलने की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। तो वो केवल राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो समाज की बात कर रहे हैं, वो समाज को बदलने की राजनीति करते हैं। वो राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं करते हैं, इसलिए वो कभी थकते नहीं, इसलिए वो डरते नहीं, इसलिए वो विचलित नहीं होते, इसलिए उनके जब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है तो विचलित कभी नहीं हुआ। जब झूठा आरोप लगते हैं विचलित नहीं होते हैं, उनके नाम में डर नहीं है वो, क्योंकि वो एक समाज। और कल इसकी शुरुआत उन्होंने एक बड़ी की, दुनिया के पैमाने पर पहली बार किसी राजनेता ने, वो भी राष्ट्रीय लेवल पे नेता विपक्ष ने, कल पैट्रियार्की को चैलेंज करने की, उसको खत्म करने की बात की है। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बी लाउड बी प्राउड स्मैश द पैट्रियार्की, वो अपने आप में एक बड़ा जो है वो स्लोगन एक तरीके से बना, ये सही बात है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हमारी भी ये जिज्ञासा है, मेरी भी ये जिज्ञासा है कि
आने वाला जो वक्त है, अभी फिलहाल जो यूपी, उत्तराखंड और बाकी चुनाव से पहले जो है, और जिस तरीके से जो डेवलपमेंट्स हैं वो लगातार बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में सरकार संभालेगी कैसे? सरकार मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और राहुल गांधी जो ये उनको लेकर के एक उत्साह दिखाई दे रहा है, ये सच में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको कैसे जीत में तब्दील करते हैं अभी भी बहुत बड़ा सवाल है। और चूंकि जब चीजें होंगी, जब आखिरी बोल आएंगी, तभी जाकर के यकीन हो पाएगा। वो पॉलिसी से यूटर्न नहीं ले सकते, वो नफरत फैलाना नहीं छोड़ सकते, वो पूंजीपतियों से पैसा वापस नहीं ले सकते, वो अपने दोस्तों से ठेके कैंसिल नहीं कर सकते, वो नया सिस्टम नहीं बना सकते। अब ये कुछ कर लें, ये वहां पहुंच गए जहां से गाड़ी यूटर्न होती नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी, हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए भी यह है कि इस माहौल को आप कैसे जीत में तब्दील कर पाए। अगर वो होगा तो फिर ये मान करके चलिए कि फिर वाकई दीवार टूट जाएगी, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि फिर बात बनते बनते कई बार होता है कि जैसे रह गई, वो वाला सिनेरियो ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आपने बड़ी बेबाकी के साथ में बहुत सारी बातें कही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।